प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा अभिवादन स्वीकार हो। कल बहुत अत्यंत व्यस्तता हो जाने की वजह से कल रेगुलर वीडियो में हम नहीं आ पाए थे, लेकिन आज लेट इवनिंग में हमने कुछ मौका मिला तो वैसे ही मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे गया। कमेंट बॉक्स में तो हमारे कुछ अधिवक्ता मित्रों का बड़ा भावुक कमेंट था। अच्छा लगा कि इतने कम दिनों में आप लोगों ने एक ऐसा तारतम्य जोड़ा है। अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को मेरे हृदय से उद्गार के रूप में आभार ही प्रकट हो सकता है। परमात्मा आप लोगों की स्नेह दृष्टि और आप लोगों का भविष्य उज्जवल बनाए, यही मेरी शुभकामना है। आप लोग अगर मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें भगवान आपको ऊपर वाला अंतिम रूप से सफलता दिला दे, यही शुभकामना है। हमारी टेस्ट सीरीज़ के अनुक्रम में कल संविधान का टेस्ट है। सारे बच्चों को इसकी सूचना है। कुछ नए बच्चे इस बीच में जुड़े हैं 2 दिन के अंदर। उनके लिए प्राथमिक रूप से जो पहला टेस्ट की शेड्यूल की श्रेणी है, उनकी अनुशंसा के आधार पर कल के ही डेट पर कॉन्ट्रैक्ट भी रखा गया है। तो ये ऐसा है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जुडिशरी की मुख्य परीक्षा के तत्वावधान में हमने एक दूसरा कार्यक्रम सामान्य ज्ञान के जटिलतम पक्ष को सरल करने हेतु, गारंटी का कोई औपबंधिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपसे, इस पक्ष को समझते हुए आप यहाँ व्हाट्सअप मैसेज से आप हमसे जुड़ सकते हैं या बातें कर सकते हैं या उस चीज़ को आप यूज में ला सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सामान्य ज्ञान का जो पहलू है, वर्तमान परिवेश में जो मुख्य परीक्षा के स्तर पर सामान्य ज्ञान को यूपी कमीशन टेक ओवर कर रहा है, कवर कर रहा है, उसमें जो उसने चेंजेज किए हैं, मैंने इसका छोटा सा प्रयोग उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी 2022 के मुख्य परीक्षा के स्तर पर किया था, जो जनवरी में संपादित हुई है। उस अनुक्रम में जो मुझे अनुभव मिले हैं, उसमें मेरा प्रॉमिस बच्चों से मात्र इतना था कि आप अपने नंबर में जो भी आप पा सकते हैं। अक्सर 100 नंबर के पेपर में वो बच्चे बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन से जो 55 के नीचे नंबर पाते हैं या 50 के नीचे पाते हैं, कभी कभी 50 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो जाता है। तो उसी को टारगेट में रखते हुए मैंने ये अपील की थी। ये बात मैं अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में कह रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें और इस नए मेथड को समझें कि कमीशन जो नए मेथड में हर चीज़ में करंट को इंक्लूड कर रहा है, यानी चीज़ें बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम से, ट्रेडिशनल मानकों से बिल्कुल अलग हो गई हैं। अगर आप इस धारा को समझ नहीं पाए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मेरी जो समझ थी उसके आधार पे मैंने ये प्रॉमिस किया बच्चों से कि आपको पूरा तो नहीं, इसमें इतिहास भूगोल में गौतम बुद्ध या महावीर का जीवन या प्राचीन इतिहास मौर्य काल और गुप्त काल नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई पत्रिका या विशेष एक निजी मैगजीन कोई आप अगर लाते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो महीने की मैगजीन लेते भी नहीं, वार्षिकांक पे भरोसा रखते हैं, तो वो तो बिल्कुल मतलब इस मेथड में बिल्कुल फेल कर गए। तो हुआ यूँ, हमने बच्चों से प्रॉमिस किया कि हमारी क्लास जो आपको मिलेगी वो इसी मकसद को पूरा करेगी कि ऑलरेडी जो आप नंबर पाते उसमें 15 से 20 नंबर आपके बढ़ें। हालांकि जब ये पेपर आया, पेपर मैंने मिलान किया कि मेरे उन क्लासेस से कितने क्वेश्चन लगभग फंसे, तो मेरा मेथड ये दिखा कि वास्तव में उतने छोटे से, यानी लिमिटेड 50 क्लासेस के मानक पीरियड में जो 100 नंबर के क्वेश्चन बदले हुए परिदृश्य में पूछे गए, उसमें से भी एक अच्छा स्तर था। उसी ने मुझ में विश्वास पैदा किया कि इसका एक प्रयोग किया जा सकता है। और इस चीज़ की कमी आप हर जुडिशरी के उन बच्चों में, खास करके हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश, इसमें मायने रखता। जीके का कोई स्पेशल थ्रू आउट जो यूपी जीएस के पैटर्न को इन जुडिशरी फुलफ़िल करे, अवेलेबल नहीं है। या जो संस्थाएं इस पर देने का दावा करती हैं, जो व्यक्ति देने का दावा करता है, वो अपने अकॉर्डिंग करता तो है, लेकिन वो एट लास्ट कमीशन के द्वारा लिए गए परीक्षा के बाद या प्रश्न पत्र को आउट करने के उपरांत वह व्यक्ति या वह संस्था विवश पाता है, असमर्थ पाता है, और अपनी ये असमर्थता बच्चों के सामने प्रकट भी करता है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ फंसा नहीं। तो कोशिश हमारी यही है, एक बार पुनः रेखांकित कर दूं कि यह योजना कोई 100% जीएस के प्रश्न पत्र को फंसा देने या उस पर अंतिम रूप से चयन करने की बिल्कुल नहीं है। कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है और उसके प्रश्न पूछने का दायरा असीमित है। आप ये भी जानते हैं कि जुडिशरी में हो या सिविल एरिया में हो,
जीएस के नाम पर कोई सीक्वेंस एरिया, कोई ऐसा निश्चित एरिया आप उस पर चिन्हित नहीं कर सकते कि यहीं से सवाल आएगा। लेकिन ट्रेंड से चीज़ें पहचान में आती हैं। वो ट्रेंड मैं 2018 की मुख्य परीक्षा से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से, मुख्य परीक्षा क्या, 18 एपीओ की प्री परीक्षा से ही लग गया था कि एक्सपर्ट नए आ गए हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ, लोक सेवा आयोग के जो प्रभात कुमार आए थे अध्यक्ष, उन्हीं के दरमियान ही एक्सपर्ट ने कमीशन नए एक्सपर्ट के रेंज में आया, या नए एक्सपर्ट को उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो उनके मेथड से परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि ये चौंकाने वाला था कि जुडिशरी में जिस तरीके से प्रश्न पत्र बना वो बिल्कुल यूपी कमीशन के स्तर के लायक नहीं था। मैं खुले चैनल पे कह रहा हूँ, भले इसको लोक सेवा आयोग के अधिकारी लोग भी सुन रहे हों, लेकिन इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र का, खास करके विधि के प्रश्न का, जीएस का तो डंका बजता ही है, विधि के प्रश्न पत्र का भी डंका बजता है। वो उत्तराखंड और बिहार से और मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग होता है। उसमें बिल्कुल शिथिलता आई। इन्होंने अपना स्तर ला के सेक्टर में इतना लो कर दिया कि जैसे लगा कि इंडेक्स से पेपर बनाया गया हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे का लाभ हो, इस तरीके से लाभ होना चाहिए। हालांकि फ़िलहाल इसमें एक पक्ष ऐसा था जो जूनियर डिवीज़न के जो जीके के पेपर में 9 एक्ट जुड़े थे, उसमें भरोसा बच्चों ने ज़्यादा किया, करना भी लाजमी था, और कमीशन वहाँ अपने एक प्रकार से कह सकता हूँ मुगालते में रखने में सफल रहा, क्योंकि उसने ये चीज़ें जाहिर नहीं की थी सिलेबस में कि कितने नंबर का आएगा। उसमें सबको कोई गेस कर रहा था, मैं भी गेस कर रहा था कि कम से कम 50 से 75 नंबर तक पूछा जाना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल ठीक है, ट्रेडिशनल जीएस आप फॉलो किए हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक लाइन मेंशन कर देते कि आपको 20 से 25 नंबर ही पूछना है। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए। खास करके अगर हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये एक्सपर्ट वर्ग या कमीशन के प्रारूप के अधिकारी वर्ग इसको देख रहे हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। आगे से मैं एक सुझाव के तौर पे कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी परीक्षा का हर स्तर में संस्था का उसका सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पारदर्शिता भी फॉलो करें। मैं आपको बताऊँ, यूपीएससी के सिलेबस में फिक्स एरिया कोड है कि इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के सवाल आएंगे। एमपी तो बाकायदे उसकी लिस्ट देता है। एमपी जुडिशरी चाहे हायर हो या लोअर, वो एकदम फिक्स कर देता है कि इस सेक्टर से इतने नंबर के सवाल आने हैं। ये यूपी कमीशन को भी करना चाहिए। इससे बच्चों का संदेह और उनकी ऊर्जा का मिसयूज नहीं होगा। आप हमारी बात से सहमत होंगे, और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप स्वस्थ चित्त होकर के बचे हुए समय में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं, कट ऑफ के अकॉर्डिंग कोई फिक्स कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक मेरिज्म आकलन मैंने भी पेश किया था, आप लोगों ने उसको बहुत सराहा। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अत्यंत आभार। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कंपटीशन कोई भी हो, चाहे सिविल का हो चाहे जुडिशरी का हो, टाइम मैनेजमेंट सबसे मेजर कड़ी होती है। अब इसमें ये बच्चे जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं हिंदी मीडियम के, वो इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं। संस्थाओं का क्या है, वो आपके हित पे क्या करें, आपकी व्यवस्था, आप लेट पहुँचे हैं, उनका तो काम ही करना है ज्वाइन करना। भाई वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़बरदस्ती कमरे से खींच के लाए हैं कि नहीं चलो हमारे यहाँ पढ़ो। रजामंदी तो आपकी है ना। तो आप इस समय जो चीज़ सोच रहे हैं, आप थोड़ी दूरदर्शिता दिखाते, प्रीलिम्स के पहले ये काम कर लिए होते तो आपको तो डिस्टर्ब करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बचे खुचे टाइम में आप शेड्यूल के साथ पढ़ाई करें। टाइम मैनेजमेंट करने का कोई नुस्खा नहीं है सुखेन वैद्य के पास। वो आपका टाइम मैनेजमेंट आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपके शेड्यूल, आपके दिनचर्या के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी प्रतियोगिता दर्पण में छठवें इंटरव्यू में किसी लेखक ने, किसी सफलतम विद्यार्थी ने, या सफलतम न्यायाधीश ने, सफलतम अभियोजन अधिकारी ने, सफलतम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो टाइम ड्यूरेशन, जो शेड्यूल दिया था उसी को आप फॉलो करने लगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। हर व्यक्ति का इलाज उसका अपना स्वभाव है। हमारी इस फिलॉसफी पर अगर आपने काम किया तो आप बहुत लंबे समय तक अपने शेड्यूल पर टिके रहेंगे। नहीं तो एक कहानी है जो हिंदी साहित्य के पुराने स्टूडेंट होंगे, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की, वो उसमें दिखाते हैं कि उनके बड़े भाई साहब पढ़ने में कमज़ोर थे, बार बार टाइम टेबल बना के पढ़ते थे, लेकिन वो टाइम टेबल दूसरे दिन फॉलो नहीं कर पाते थे। उन्हीं की नकल करके वो ये बार बार पतंग उड़ाते थे, लेकिन पास हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसका कम से कम आप 75% तो अनुपालन ज़रूर कर ले जाएं। अगर अपने ही बनाए गए टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो परमात्मा का जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल क्या है, परीक्षा, जो परीक्षा का टाइम टेबल है उसको कैसे फुलफिल करेंगे।
कमांड बनाइए, उतना ही दायरा तय कीजिए सुबह सुबह। जैसे हम थोड़ा सा और चीज़ें खोल देते हैं आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ये बहुत उपयोगी साबित होगा। इस समय ये हर अधिवक्ता बहन और बंधु जो यूपी जुडिशरी मेंस की तैयारी के लिए शिद्दत से लगे हैं, उनका नंबर फ्रेश जोन में है। तो मैं उनके लिए भी, और जो असमंजस की स्थिति में है उनके लिए भी समान रूप से कहूँगा कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को नियमबद्ध कीजिए। जैसे 25 पेपर को डिवाइड कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ महामानव ऐसे भी मिल जाएंगे, जुडिशरी के सक्सेस ऑफिसर मिल जाएंगे, जो एपीओ या जुडिशरी में होंगे। वो कहेंगे सारे पेपर पढ़ करके अपना भविष्य मत चौपट करो। मैं उनसे ज़रा अलग राय रखता हूँ। मेरी मतलब है कि आप हर पेपर को कुछ ना कुछ जाने, बिल्कुल नथिंग ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिनिमम से कम औसत दर्जे पे हैं तो भी आप दौड़ में रहें। और अगर आपने ये विचार बना लिया है कि फर्स्ट पेपर से हम 3-4 पेपर छोड़ देंगे, तो 3-4 पेपर छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल तैयारी से कट जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ये रिस्क लिया है तो बचे हुए में किसी भी कीमत पर डेसिमल का भी गलती ना करें। आपका रिस्क ये बताता है कि आपको बचे हुए में टोटल 100% लाना चाहिए, नहीं तो आप न इधर के न उधर के साबित होंगे। और जिसका कमांड इस तरीके से है कि हर पेपर को समय दे सकता है, जैसे आज ही सोचें हम ये वीडियो लगभग 1:10 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये बजा हुआ है 4 मार्च, यानी इसका मतलब इसमें आप समझ जाइए 27 दिन और बचा है। पूरा अप्रैल बचा है। 30, 20, 50, 60, 57 दिन ये हो गया, और 20 दिन उधर जोड़ लीजिए। 57, 10, 67, 77, 75 दिन के टाइम में 25 पेपर को अगर हम सीधे बांट दें तो एक पेपर आप 3 दिन दे सकते हैं। ये हाँ मोटा हिसाब। अब इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, कौन आपका ऑलरेडी तैयार है? क्या आप विभाजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देकर आए हैं? अगर देकर आए हैं तो प्रोसीजरल लॉ और आईपीसी का पेपर साइड करके पढ़िए। बचे हुए टाइम में आपको ऐसे मैनेज करना है कि जो फर्स्ट पेपर है, आप कंप्लीटली मानिए, फर्स्ट पेपर में इतना कम नंबर आता है कि यकीन नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पेपर को हल्के में मत लीजिए। सुखाधिकार वगैरह में या भागीदारी अधिनियम में, स्पेशल रिलीफ एक्ट में 2020 का संशोधन आता पता है आपको? फर्स्ट पेपर आप ये से हल्के में ना लें। फर्स्ट पेपर बड़ा अंक दिलाऊ होता है, लेकिन पढ़ने पर अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अभी जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, तब बताइए रिजल्ट 10 अप्रैल तक ना आए तब तक तो आपका समय क्या बचेगा? आप हमको बताइए। अगर आप पढ़ेंगे तो घाटा क्या है? हम आपको कहते हैं कि अगर आपका नंबर बॉर्डर पे है तो आपको बिहार कमीशन का फार्म भरने के बाद जुडिशरी का कॉमन पेपर पढ़ना चाहिए। कम से कम सीआरपीसी पढ़ के तो ख़त्म कर लीजिए। वहाँ आएगी कि नहीं आएगी? हिंदू मुस्लिम तो पढ़ लीजिए उसी बहाने। आपसे वसीयत से अगर सवाल पूछा जाता है मेंस में, आपको पता है ना मोहम्मद अल्लाह में 1/3 की प्रॉपर्टी ही की जा सकती है। 1/3 अपने पास सेफ रखे, क्योंकि वो उस ट्रेडिशन में, उस मेथोडोलॉजी में क्या विश्वास है कि टोटल प्रॉपर्टी आप वसीयत नहीं कर सकते। और जो पर्सनली जो सह खातेदार हैं उनकी अनुमति। तो मोहम्मदन लॉ एक अच्छा पक्ष है जो अंक आता है, वो किसका पेपर? लॉ फर्स्ट पेपर का हिस्सा है। ऐसे आप लॉ थर्ड पेपर में सारे लोकल एक्ट पे गंभीर हैं। ये ऐसा इसलिए कहना पड़ता है, मैं खुद उसका अभ्यर्थी रहा हूँ, मैंने ये प्रॉब्लम झेली है। जो दूरदर्शी नहीं होता है, जानते हैं उसको दिक्कत क्या होती है? वो जब थर्ड पेपर में आता है तो बिल्कुल वो चीज़ें चूँकि प्री में होती नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। आप एक कतई मत समझिएगा कि प्री आप निकाल लिए हैं तो उत्तर प्रदेश जुडिशरी के आप काबिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश जुडिशरी के काबिल आप तब माने जाएंगे जब इंटरव्यू फेसर हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे अधिवक्ता बंधुओं का कनेक्शन है जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, वो 2018 के इंटरव्यू फेसर हैं जुडिशरी के। उनका अनुभव मैंने प्राप्त किया। उनसे बातचीत करने पर यह लगा कि उनकी लेखन शैली, उनका स्तर इतना दूरदर्शिता से भरा है कि वो आप इसी से समझ जाएं कि उन बच्चों ने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई। हजारों चैनल है टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे भाई। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं ख्यात लब्ध हैं जिनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हमसे या किसी से जुड़ें, समय से जुड़ें भाई, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। अगर आप, एक कहावत है गांव में आप सुने होंगे, शहर में भी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये अपने संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ। सस्ता रोए बार बार का मतलब समझते हैं? अगर हर बार आप परिस्थिति के चक्कर में ये दुहाई देंगे कि हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं हो पाएगा। कभी न कभी रिस्क लेना पड़ेगा। तो खुद पढ़िए, पढ़ के उसको पाटिए,
उस लेकुना को, उस डैमेज को आप पाटिए, तब आप बराबर की रेस में आएंगे। नहीं तो ये भीड़ कंपटीशन की दिन बर दिन इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें उच्च स्तरीय रिच फैमिली के भी बच्चे एकदम बदले हुए परिवेश में वो पद प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत ही शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। तो आप उनको भी चुनौती आपको देंगे वो, और आपके एग्ज़ाम हॉल में आपकी कुर्सी के ठीक सामने अगल बगल बैठा हुआ कैंडिडेट कहाँ से है, किस कॉलेज से ला किया है, किस लेवल का पढ़ा है, आपको क्या पता। मैं आपको इसीलिए चौकन्ना कर रहा हूँ। इतना बिफोर सीरीज रखने का क्या मतलब था? मुझे कुत्ता काट रखा है? मैं क्या इतनी छोटी बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी आप लोग तैयार नहीं हैं? कौन लोग तैयार नहीं हैं भाई? वो जो पहली बार प्री शायद निकल जाए, उन बच्चों की ज़रा सोचिए जो पिछली बार इंटरव्यू दिए, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। मैं ऐसे अपने तमाम उन अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं और बहनों को भी उनका बहुत स्नेह आभार प्रकट करता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने प्रथम बार के प्री के गुंजाइश पर भी बहुत सतर्कता बरती है। वो बेचारे लंबी खासी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल चौकन्ने हैं। सतर्क रहिए। प्रयागराज की ज़मीन में खासियत है, बिन मतलब की सुला देता है, सुस्त कर देता है। आप कभी प्रयागराज में रहें और केवल 4 महीने के लिए डेली जाके एनसीआर में रहें, आपकी खोपड़ी सनक जाएगी, आप भाग खड़े होंगे वहाँ आदमी कभी 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह तक कभी बैठबे नहीं करता। फास्ट लाइफ है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसीलिए आप देखें, पिछले चारों जुडिशरी का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप चौंकेंगे ये सुनकर। आप दिक्कत में भी वही हूँ, मैं प्रयागराज की निंदा नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट को डिमोरलाइज करने का मेरा प्रयास नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे क्या? पिछले 10 साल में 23 से 13 से मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ में बड़ा डिफरेंस आया है क्या? इन प्रयागराज, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, एकदम रोचक आंकड़ा आया है। चाहे सिविल हो, चाहे लोअर हो, चाहे अधीनस्थ हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, सारे में ये कह रहा हूँ गजब का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज पिछड़ रहा है। प्रयागराज वो जो मूल रूप से यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, वो फाइनल रिजल्टवा में नहीं दिखाई पड़ रहे। टॉपर कोई और हो रहा है किसी और स्टेट से, वो दूर गांव दराज में छोटे से शहर में रहता है, किसी कहीं कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की। आज डिजिटल युग में आप सोच रहे हैं हम भी ऑनलाइन ही आपसे जुड़े हुए हैं। मैं किसको मिला हूँ? कौन हमसे मिला है भाई? तो समय बदल रहा है, वो यही है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। प्रयागराजवासी आज भी, मेरा एक कड़वा अनुभव है, इस 4 महीने के अंदर प्रयागराज से जुड़ने वाले बच्चों का दिमाग इतना चक्करघन्नी जैसा घुमा हुआ है कि वो लाइन पे आने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है कि दूर दराज का बंदा जो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, वो सीधे सरल सपाट से हो पाया तो हो पाया, नहीं तो ना। यहाँ 17 संस्थाएं, 17 विचार और खुद की छात्र की परिस्थितियाँ, मैं भी उसी से 2-4 हूँ। मैं किसी पाल में नहीं, प्रयागराज में ही हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता। तो मैं इस शहर की निंदा या शहर के बच्चों, हम आपको उस परिस्थिति पर ध्यान खींचना चाहते हैं कि कहीं आप भी उसी सुस्ती के शिकार न हो जाएं। यहाँ के बच्चों में एक और कमी पाई गई, टेक्निकल रूप से बहुत पीछे हैं। शायद ही ट्रेडिशनल रूप से ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे के घर में आप लैपटॉप पाएं। निजी क्षेत्र के बच्चे में आज मैं देखूं, आप सिंपल से सिंपल मिडिल क्लास की फैमिली में आप देखेंगे कि बच्चा अगर हाई स्कूल में है तो उसके माँ बाप उसको लैपी उपलब्ध करा दिए हैं। हमारे यहाँ तो जब डिजिटल युग में आप पीछे हैं, तो आप मल्टीमीडिया सेट आपके पास है तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ तो अलग चलन था, VCR छूटा तो मोबाइल आ गई, एंड्रॉइड आ गई, एक साथ मल्टीमीडिया आ गया, 4G से 5G हो गया। देख क्या रहे हैं? अभी भी लैला मजनू। हद हो गई यार। जमाना कहाँ है, कैरियर क्या है, क्या छोड़कर आप आए हैं, ज़िंदगी कहाँ है, जाना कहाँ है, देख क्या रहे हैं? इंटरटेनमेंट के नाम पर 2-4 घंटे, हो सकता है 2 घंटे, कभी हफ्ते में एक बार, रोज़ रोज़ आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कितना भी कहा जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं आपको बताऊं, इसी प्री के रिजल्ट का मैं अपना अनुभव दे रहा हूं आपको। आप मेरी इस बात से नक्की है सहमत होंगे। हमारे पास कट ऑफ का जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो जो फ़ोन आए उसका मैं एक
रोचक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 90% रेंज से बाहर या रेंज पर टिके हुए युवा युवतियां, अधिवक्ता बंधु और बहनें, एक चीज मैंने कॉमन पाया, किसी का मोबाइल सेट मैंने नहीं देखा हूं, न कोई मेरी स्टेटस पे है कि मैं उसको चेक कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, हो सकता है वो मेरी आवाज़ सुन भी रहे हों और ये बात सुनकर वो चौंकेंगे। आप जरा डिजर्व करना, सॉरी, आप जरा मॉनिटर करना खुद को, आप पाएंगे कि आप अपना अधिकतम समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं। जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके नंबर बॉर्डर पे रहे हैं, उसमें से केवल 5% ऐसे हैं जिनका वाजिब कारण रहा है, जो खेती गृहस्थी या अपने निजी ज़िंदगी या निजी बीमारी से परेशान त्रस्त होकर के या 2-3 वर्क में वो फंसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या उनका जीवन उस तरीके से है। बाकी 95% की गलती खुद की है, और वो भी एकमात्र स्पष्ट गलती है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहना। समझ रहे हैं? तो इस पर काम कीजिए। आप ये जान जाइए, प्री और मेंस दोनों स्तर पर अगर आपने इस चीज़ पर नियंत्रण कर लिया, सोशल मीडिया के जहर से आपने अपने आप को, टाइम को, अगर वहाँ भी सोशल मीडिया पे हैं तो आपके पास, जैसे मैं आपको सोशल मीडिया पे हूँ, तो काम की चीज़ें सुनिए। मान लीजिए आप को नहीं मन रहा है, पढ़ने का मन नहीं करा, आपने निकाल दिया क्रम बंधन टीपीए, सर्च मार दिया, हमारा चैनल 50 चैनल आ जाएंगे। काम की चीजें सुनिए, हर टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। मोटिवेशन इस बात का रखिए कि आप जब थकिए तो भी पढ़ाई का पढ़ाइए में यूज करिए। भाई किताब पढ़ते पढ़ते थक गए, नहीं पढ़ा तो थोड़ा नींद ले ली, सो लिए, फ्रेश हो गए, फिर दोबारा जब शुरू किए तो उसमें चीज़ों को देखा, और यूट्यूब पे भी गए तो वहाँ अपनी काम की चीज़ें। ये नहीं फालतू का टाइम, इस समय तमाम घटनाएं घट रही हैं, आपको ये घटनाएं नहीं पूछी जाने वाली हैं जिसमें आप मज़ा लेते हैं, और जो काम की चीज़ें वो आपको बिल्कुल पता नहीं होती। मैं आपको बताऊं, ग्रुप है, ग्रुप में जो मैसेज जाता है मैं खूब जानता हूं, ग्रुप में जो मैसेज जाता है वो सबके लिए जाता है, लेकिन यूज कितना हो रहा है? 0.001%। ये हर ग्रुप की कहानी है। स्टॉक कहीं से उठा करके शेयर कर देने में क्या जाता है, ऐसे ऐसे उंगली कर दी हो गया, लेकिन उसको उठाकर कायदे से नोट करना और संवेदनशीलता के साथ, डेडिकेशन के साथ माइंड में पहुंचाना अलग बात है। तो चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपनी निगहबानी स्वयं करना है। एक बार और दोहरा दूं, कई बार वीडियो में कह चुका हूं, भैया हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम आपको उपदेश दूं, नहीं, हमें जो दिक्कत हुई है, मैं इन सब चीज़ों का शिकार रहा हूं, अपने क्लोज, अपने सगे के कहने में मैं नहीं आया। वो हमको टोकते थे कि आपका समय इसमें जाता है, लेकिन हमें नशा कुछ और सवार था। सामने हूं, इतनी रात को, ठीक है, इसका फायदा आपको मिलेगा, मिलना चाहिए, हो सकता है इसी में जिंदगी हमारी निकले, परमात्मा जहां ले जाएगा ले जाएगा। लेकिन कम से कम अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से अगर ये बात कह रहा हूं तो समझ में आनी चाहिए ना कि मैं गलती, मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं अपने लाइफ में ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कम से कम 30-40 लोग हैं माइंड में, जिनके बारे में कितना भी कहा गया लेकिन वो सोशल मीडिया नहीं छोड़े। और तजुर्बा ये कहता है कि स्वभाव आदमी जल्दी बदलता नहीं, 10 में से 9 जैसा है वैसे रहेगा, कितनों कह लीजिए। तो आप ये भी जान जाइए, बैठे थे ना 50,000, केवल 300 होंगे, 1,000 सीट नहीं है। तो अपनी कीमत खुद तय कीजिए। मैं आपको बताऊं, पर डे मैं आपसे चर्चा इस बात की करूंगा। अब देखिए 25 मिनट लगभग होने को है, फिर आज लग रहा है कि सीपीसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बाद पत्र, लेकिन ये काम की बातें हुई हैं। आज की बातें मैं आज का थंबनेल यही लगाने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। यूपीजे मेन की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जबकि उत्तराखंड और बिहार जुडिशरी आ गई है और हमारा नंबर बॉर्डर पे है। दोनों के लिए वीडियो है, जो फ्रेश जोन में है वो भी
हमारे पास कुछ बहनों और कुछ अधिवक्ता बंधुओं की भी फ़ोन ऐसा आया है जो अब भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या कि हमारा 280 है नहीं तो हमारा होगा नहीं। ऐसे लोगों का इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने सिर्फ कहा भैया, एक बार कह सकता हूँ, 2 बार कह सकता हूँ, करना आपको है। मत पढ़िए, मत पढ़िए, टाइम बर्बाद करिए। जिसने भी टाइम को ऐसे ही जाते हुए देखा है, टाइम भी आपको दिखाएगा। सामने से पड़ोसी सफल हो जाएगा, आप ऐसे देखते रहना, ऐसे देखते रहना जैसे मैं देख रहा हूं। देखिए ऐसे देख रहा जा रहा है, ओह उसका हो गया, अरे उसका हो गया, सबका हो जाएगा, तुम रह जाओगे। समय सुबह से शाम तक, कम से कम रात में सोने के पहले ये देखें कि आप आज के पूरे दिन में कितना सलेबस पर काम किए हैं। मैं आपको कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, किसी अन्य विधा को फॉलो ना करें। जिस सलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसी के सलेबस को फुलफिल करें भाई। आज भी कह रहा हूं, उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए जो मानक स्तर की तैयारी चाहिए, उसमें मुझे खुद 50% करना है। आप मुझे चाहे जो समझ रहे हो, चाहे जो ये बात सुनकर के समझें, फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई यही है। तो जो 50% मुझे खुद ही पता है कि भी बाकी है, तो किस बात का अपनाना, किस बात का रोना गाना, किस बात की अव्यवस्था का शिकार करना, किस बात का उलाहना देना कि भ्रष्टाचार है। पहले 50% वह पूरा कर ले भाई। लेकिन तब होगा जब ये जो उंगली आप दूसरे पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप खुद की ओर घूमती है। इस पर निगाह दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, सोशल मीडिया का उपयोग केवल आप अपने अध्ययन के लिए करिए। फालतू की राजनीति और फालतू की मैसेजिंग से बचिए। अपनी ऊर्जा को लिखने में लगाइए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, लिखें लिखें खूब लिखें। टेस्ट सीरीज में मैंने दावा किया था परसों वाले वीडियो में, कल तो आ ही नहीं पाया था, कि 90 घंटे का मैं एक राउंड लीग जैसे क्रिकेट में होता है कि राउंड रोबिन लीग मुकाबला चल रहा है, वैसे इसमें है। मैं खुद पर्सनली फ़ोन करके अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से पूछ रहा हूँ कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया आंसर। आप अपनी चैतन्यता समझिए। एक कहावत कह के, एक चर्चित कहावत कह के आज का वीडियो ख़त्म करूँगा कि अगर समय को आपने बर्बाद किया, जैसा कि चल रहा है, एपीओ के प्री में घटिया नंबर इस बात का स्पष्ट संदेश है कि आपने समय को बर्बाद किया है। तय मानिए, जैसे वो प्रारंभिक परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आया और आपका प्री नहीं होगा, उस दिन पहला घंटी है वो, और दूसरा ये, वही समैया फिर बचे हुए में आपको बर्बाद करेगा। समय को कोई बर्बाद नहीं कर पाता, असल में समय आपको बर्बाद करता है। समय रहते चेत जाइए। अंडर 30 अगर हैं और अगर फ्रेश जोन में आपको मेंस मिल रहा है, ये आखिरी मौका माने। जीता जागता सामने 40 ईयर पे बैठा हुआ शख्स आपको कह रहा है कि आप चेत जाएं। ऐसे लोगों की संगत छोड़ दें जो बहुत सामाजिक बनते हों, बहुत राजनैतिक बनते हों। बिल्कुल संपर्क इनसे न रखें, चाहे जैसा सोचें। तथाकथित सामाजिक और तथाकथित राजनीतिक, ये दोनों खतरनाक प्राणी हैं। न खुद होंगे, ना आपको होने देंगे। स्वार्थी बनना पड़ता है, कभी कभी घृणित स्तर तक का स्वार्थी बनना पड़ता है प्रतियोगिता में। आपकी ही सीट आपके सामने वाला प्रतियोगी रूम पार्टनर झटक लेगा। ठीक है, आधा घंटा पूरा हुआ। माफ़ी चाहता हूँ, ये कंसिस्टेंसी आप लोगों की ब्रेक हुई है, लेकिन वादा करता हूँ भी रिजल्ट नहीं आया है, हम कायदे से ड्राफ्टिंग, हम हासिल हल्के में नहीं, हमें फीस न देना। इसकी फीस थोड़ा है जो लाइव जा रहा है। आप देख रहे हैं, आधे घंटे में बोल देता हूँ। कुत्ता नहीं काट रखा है। बहुत लोग मुझे अकल देने वाले ऐसे भी आएंगे
अरे पहले अपना करियर संभालें तब आएँ बताएं। इसकी चिंता आप ना करें, हम हैं इसकी चिंता करने के लिए। हमें खूब पता है कि क्या करने से क्या होगा। यही चीज मैं आपको भी कहूंगा, गाइडेंस अपनी खुद की करिए, नहीं तो इतनी उंगली उठेगी कि जिसकी मतलब भुनगे बराबर औकात नहीं होगी वो भी आपसे नज़ारा लड़ाएगा और आप ऐसे बैठे देखते रहना, कुछ कह नहीं पाएंगे आप। हमारी अधिवक्ता बहनों से विनम्र अपील के साथ साथ एक प्रेरणास्पद बात है, आप लोगों के लिए 20% रिजर्वेशन है भाई। महिला युग चल रहा है ये। जुडिशरी में वो बहनें हमारी अधिवक्ता जो एपीओ का मेंस भी लिख चुकी हैं, ठीक ठाक पेपर गया है, अरे उनके तो फूल में गोली है, मारिए साला टनका हुआ निकल जाए। आपके होने से तो दो दो घर आबाद होगा भाई। पुरुष तो एक के घर महका सकता है, जहाँ का है, जहाँ का जन्म कर्म उसका है। आप तो जहाँ ब्याह के जाएंगी या विवाहित होंगी तो भी ना हो तो भी दो घर महकाएंगी, दो घर कुल का नाम रोशन होगा। मायके में कही जाएगी उनकी बेटी और विवाह पर ससुराल पक्ष में कहा जाएगा उनकी बहू। डबल तमगा है आपके पास, गोल्डन जुबली और प्लेटिनम, मारिए सिक्सर, मौका चूकिए मत। यही वक्त है अपने उस विरोधी को उचित जवाब देने का जिसने आपको भरी सभा में, सहेलियों सभाओं के बीच में इंसल्ट किया है। यही वक्त है रात रात भर जाग कर पढ़ने का, जब आप जवाब दे पाएंगे उनको जिन्होंने आपको बड़ा भला बुरा कहा, आपको नीचा दिखाया है, जिसने आपको बिल्कुल फिसड्डी मान लिया है। ध्यान रखिए, उसके प्रति जिसने फिसड्डी माना, जिसने इंसल्ट किया, जिसने आपको नीचा दिखाया, उसको घृणा के भाव से कभी मत सोचना, उसको गाली मत देना, उसका शुक्रिया और ये शुक्रिया देना कि तूने मुझे अकल दी, वाकई में मेरे में गलती थी। गलती जब तक आप अपने में स्वीकार नहीं करेंगे, यकीन मानिए, मैं आज यही इस YouTube वीडियो पर ऑनलाइन लाइव मीडिया सबके सामने बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपने को बड़ा भला बुरा कहने वाले, जिनके बारे में वो सुन रहा है, शायद वो व्यक्तिगत जानता भी नहीं, लेकिन सुनता है कि लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं, सुनी हुई बात पर या प्रत्यक्ष सुनी हुई दोनों बातों पे कह रहा हूं, अगर सुनकर पलट कर उसको गाली देने में लगा है, यूट्यूब पर व्यंग्यात्मक विचार डाल रहा है, स्टेटस पे व्यंग्यात्मक उनको सुनाने के लिए विचार डाल रहा है, लिख के रख ले, आज के 25 साल बाद वो खाली हाथ लौटेगा। जो इस निंदा को ऊर्जा में बदले और चला जाए गुफा में, वो ऐसे हो जाए कि आन मीडिया के लिए, पूरे सगरों समाज के लिए, नात रिश्तेदार हित मित्र व्यवहार के लिए मर गया। लोग पता करें और रहता कहां है। देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। यही वो लोग हैं जिनको आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं, जिनको आप घृणा के भाव से कि हमको ऐसे बोल दिया। अरे प्रभु, उसी में भगवान बैठ करके, उसमें भी भगवान है, वासुदेव सर्वम। वही भगवान जो आपका भला चाहता है उस आदमी से कुरेद रहा है कि तू अब भी पढ़ ले भाई, सोशल मीडिया छोड़ दे, लेकिन ना। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, 35 मिनट हो गया। कल फिर मिलेंगे और कल पक्का वादा है प्लांट पे काम होगा। आर्डर 2 रूल 5 पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, चाहे जैसे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और भाइयों को, बहनों को हमारा राम राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे तक पहुंचाएं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।